ऑलराइट, स्टार्ट करें। तो अगर कोई सिचुएशन दिया हुआ है हमें और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट पे फिट नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे निकालते हैं कि सारे मासेस को छोटे छोटे मासेस में ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद जो छोटा मास होगा डीएम, उसको मल्टीप्लाई करते हैं आर स्क्वायर से। आर क्या होता है? आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये मुझे क्या दे देगा? ये मुझे दे देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। करेक्ट। तो यहां पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कैसे लेंगे? बहुत सिंपल है। तो मैं क्या करता हूं, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ लेता हूं dx। ठीक है, तो ये छोटा सा लेंथ मेरा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो गया। अब इसका मास कितना होगा? dm कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ। ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ dx। ठीक है, तो ये dm का इस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मास निकल गया। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए एक्सिस से, यानी कि यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप मैंने किया है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? बहुत सिंपल है, x हाइपोटेन्यूज है और वो परपेंडिकुलर है, यानी ये कितना हो जाएगा? x साइन अल्फा, है कि नहीं? यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का एक्सिस से कितना हो गया? x साइन अल्फा। तो इसको x साइन अल्फा होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, ये तो हमने डीएम निकाला। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ डीएम, जो कि है m बाई एल डी एक्स, और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर स्क्वायर से, जो कि हो जाएगा x साइन अल्फा स्क्वायर। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगा? x कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से लेके लेंथ ऑफ द रॉड, तो ये हो जाएगा 0 से l। अब फटाफट इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या है? m बाई एल, और साइन स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट है। करेक्ट, क्योंकि ये एंगल अल्फा कांस्टेंट है तो साइन स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट है। ये बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल, है कि नहीं? तो ये बन जाएगा m बाई एल साइन स्क्वायर अल्फा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट्स डालेंगे तो आ जाएगा एल क्यूब बाई 3। तो यहां से एल और यहां से ये बन जाएगा एल स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर अल्फा। करेक्ट। ठीक है, तो अगर ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड होता तो ये सिंपली एम एल स्क्वायर बाई 3 होता, लेकिन ये अल्फा के कारण एक कोएफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर अल्फा। ऑलराइट, तो ये तरीका है, ये जनरल मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। तो वो ऑब्जेक्टिव था रिवाइज कराना। अब आपको कोई डिफरेंट टाइप का शेप मिल जाए, कोई आड़ा टेढ़ा कैसा भी शेप मिल जाए, ठीक है, बट अगर वो एक, उसमें से हम एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट निकाल सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट सिमिलर काइंड्स ऑफ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से बना हुआ है तो पक्का हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं, और मेथड यही रहेगा। क्लियर? तो अगर ये क्लियर है, और ये आजकल क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आ जा रहे हैं इसके ऊपर, तो ये आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा भी याद रख सकते हैं। बट अगर याद नहीं भी है तो भी 30 सेकेंड्स आपको लगेगा इसको डिराइव करने में। ठीक है, तो ये क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r has a round disk of radius r by 3 cut as shown in the figure. The mass of the remaining shaded portion, ये जो येलो कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, इक्वल्स m। तो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मास है m। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सच अ डिस्क relative to the axis passing through the geometrical center of the original disk and perpendicular to the plane of disk। यानी कि इस रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किस एक्सिस के थ्रू? जो कि इस ओरिजिनल डिस्क के सेंटर से पास करता और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, यानी ये एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट इस पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कॉन्सेप्ट आपको याद है तो अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं।
ऑलराइट, चलिए फिर डिस्कशन करें। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, ये कैसे निकालेंगे हम? ये कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट ऑब्जेक्ट और उसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट पोर्शन क्या है? कंप्लीट पोर्शन होगा ये डिस्क। रिमूव पार्ट क्या है? रिमूव पार्ट होगा ये पार्ट जो हमने हटा दिया है। करेक्ट। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना किस एक्सिस के अबाउट है? हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट ऑब्जेक्ट भी इस एक्सिस के अबाउट निकालना होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव पार्ट भी इस एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा। करेक्ट। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट ऑब्जेक्ट। तो अगर ये कंप्लीट डिस्क होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? mr²/2। लेकिन m यहां पे क्या दिया हुआ है? m रिमेनिंग पोर्शन का मास है, m कंप्लीट पोर्शन का मास नहीं है। तो अच्छा आइडिया क्या होगा कि हम मास पर यूनिट एरिया ले लेते हैं। ठीक है, बाद में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अभी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, तो अभी ले लेते हैं मास पर यूनिट एरिया सिग्मा। तो इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट एरिया इनटू द एरिया। एरिया कितना है? πr²। तो ये मास हो गया। करेक्ट। अब ये डिस्क है तो क्या होता है? mr²/2। तो मास में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? r²/2। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट पार्ट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिमूव्ड पार्ट का। तो जो अपना रिमूव्ड पार्ट है वो क्या है? वो भी तो एक डिस्क ही है और उस डिस्क का रेडियस कितना है? उस डिस्क का रेडियस है r/3। तो जो रिमूव पार्ट है उसके सेंटर के अबाउट, किसके अबाउट? इसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट, जो रिमूव पार्ट है उसके सेंटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? वेरी सिंपल, सबसे पहले मास लिखते हैं। मास कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू πr/3²। इसका रेडियस कितना है? r/3, यानी कि एरिया कितना? πr/3²। तो सिग्मा इंटू πr/3² क्या हो गया? इसका मास हो गया। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये भी डिस्क है तो mr²/2 होता है। तो इसका रेडियस कितना? इसका रेडियस r/3। तो ये स्क्वायर हो गया और फिर 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट निकला? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकला। लेकिन मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए क्या चाहिए? जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस सेंटर के अबाउट, उसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? ये डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं, md² ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस हो जाएगा r-r/3, यानी कि 2r/3। करेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी मास है। तो मास इनटू रेडियस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा मुझे मास इंटू d², और d क्या है यहाँ पे? d है 2r/3। यानी कि ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट व्हाट? ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव पार्ट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू O। क्लियर है ये चीज? और यही चाहिए था हमें। तो दोनों मिल गया हमें। अब सिंपली क्या करना है? हमें इसको सबट्रैक्ट कर देना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, इसको लिखते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा πr² डिवाइडेड बाय, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बड़ा सा टर्म है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव पार्ट को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिग्मा πr/3² तो कॉमन आ जाएगा। अंदर मेरे पास बचेगा r²/9 प्लस 4r² डिवाइडेड बाई 9, है कि नहीं? नहीं, 9r²/18 बचेगा। ठीक है, यहां से 9 और यहां से 2, 18 बच जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया मेरे को। उसके बाद फिर इसको लिख सकते हैं सिग्मा πr²/9, और जो r² अंदर है उस r² को बाहर ले आ सकते हैं। और अंदर मेरे पास है 1/18 प्लस 4/9, 1/18 प्लस 4/9, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा सिग्मा πr⁴ डिवाइडेड बाई 9, और ये 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, 9 डिवाइडेड बाई 18। तो ये और ये गया, तो ये मुझे मिल गया कितना? सिग्मा πr⁴ डिवाइडेड बाई 18। करेक्ट।
क्लियर? यानी कि मास ऑफ द रिमूव पार्ट निकल गया। अब मास ऑफ द अब हमने क्या करना है, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव पार्ट निकल गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट फटाफट निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये टर्म था। ठीक है, तो ये बन जाएगा r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। किस टर्म की बात मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस टर्म की। करेक्ट, ये मास ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है सिग्मा पाई r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 18। यानी कि यहां से मुझे आ जाएगा, इसको 9 और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मुझे मिल जाएगा 8/18 सिग्मा पाई r टू द पावर 4, यानी कि 4/9 सिग्मा पाई r टू द पावर 4। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकल गया, लेकिन किसके टर्म्स में निकला, सिग्मा के टर्म्स में निकला, तो इसको सब्स्टिट्यूट करके हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, 4/9। सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मास है कैपिटल एम, और रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कितना होगा, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हो जाएगा पूरे का एरिया माइनस जो पार्ट हमने हटा दिया उसका एरिया, यही है सिग्मा, मल्टीप्लाइड बाई पाई आर टू द पावर 4। यहां से मुझे मिलेगा 4/9 m, यहां से क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर 1 माइनस 1/9, यानी कि ये हो जाएगा 8/9 पाई आर स्क्वायर, और यहां मेरे पास है पाई आर टू द पावर 4। बहुत सारी चीजें कट रही हैं, ये 9 और ये 9 गया, ये 4 से ये 2 बचेगा, ये पाई से ये पाई गया, आर स्क्वायर से यहां पे आर स्क्वायर बचेगा। यानी कि फाइनल आंसर कितना आ गया मेरा, फाइनल आंसर आ गया mr² डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बट दो कॉन्सेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं, दो क्रिटिकल चीजें थी इस क्वेश्चन में। पहली क्रिटिकल चीज क्या थी कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना था, तो जो रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो भी हमें इस एक्सिस के थ्रू निकालना पड़ा, और उसके लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ा। दूसरा, कैपिटल एम मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन था, कैपिटल एम मास ऑफ द कंप्लीट पोर्शन नहीं था। तो क्वेश्चन को ध्यान से रख पढ़ना है, अगर वो चीज मिस कर देते तो आंसर हमारा गलत हो जाता। करेक्ट? ऑलराइट, तो आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर अब हम चल सकते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। A block with a square base measuring a by a and height h is placed on an inclined plane. The coefficient of friction is mu, the angle of inclination theta of the plane is gradually increased, the block will. ठीक है, सिचुएशन क्लियर है? क्या सिचुएशन है, धीरे धीरे इस एंगल थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या है कि टॉपलिंग हो जाएगी स्लाइडिंग से पहले अगर म्यू इज ग्रेटर देन ए बाई एच, टॉपलिंग हो जाएगी स्लाइडिंग से पहले अगर म्यू इज लेस देन ए बाई एच, स्लाइडिंग हो जाएगी टॉपलिंग से पहले इफ म्यू इज ग्रेटर देन ए बाई एच। तो बेसिकली क्या है, कंडीशन पता करना है कि स्लाइडिंग से पहले टॉपलिंग कब हो जाएगी और टॉपलिंग से पहले स्लाइडिंग कब हो जाएगी। ठीक है, इसका कंडीशन हमें पता चल करना है, वो पता कर लिया तो ऑप्शंस फिर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। करेक्ट? तो एक बार रिकॉल कीजिए, टॉपलिंग क्या होती है, टॉपलिंग कैसे पता करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट टॉपल करेगा कि नहीं करेगा, उसके बाद इसको अटेम्प्ट कीजिए और फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टॉपल करता है तो उसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास,
तो अगर ये टॉपल कर रहा है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये ऐसा टॉपल करेगा, यही टॉपलिंग का मतलब होता है। तो टॉपलिंग का जब भी होती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये रोटेट कर जाएगा एक कॉर्नर के अबाउट। ठीक है, अगर इसको ऐसे फोर्स लगाएं तो ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर जा रहा है किसके अबाउट, इस कॉर्नर के अबाउट। ठीक है, यानी कि अगर इस कॉर्नर के अबाउट ये टॉपल करेगा तो किस कॉर्नर के अबाउट, इस कॉर्नर के अबाउट। यानी कि अगर ये टॉपल कर रहा है इस कॉर्नर के अबाउट, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क ग्रेटर देन 0 है उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये ऑब्जेक्ट टॉपल कर जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें सिंपली देखना है इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क। ये होता है टॉपलिंग का फंडा। स्लाइडिंग का फंडा तो बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे जैसे थीटा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्लाइडिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी, और जब tan थीटा ग्रेटर देन म्यू हो जाएगा तो स्लाइडिंग हो जाती है कि नहीं। ये तो कंडीशन अपने को बहुत अच्छे से पता है, अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू हो गया तो स्लाइडिंग हो जाएगी। बट टॉपलिंग को कंडीशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर्सेस क्या क्या है, फोर्सेस हैं यहां mg sin थीटा, यहां फोर्स है mg cos थीटा। ऑलरेडी रिजॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो हम सीख ही चुके हैं कि डायरेक्टली रिजॉल्व करके लिख सकें, राइट। वरना पहले mg लो, mg cos थीटा, mg sin थीटा, उस लेवल पे हम लोग नहीं है। ठीक है, हम लोग ऑब्वियसली उससे काफी आगे निकल चुके हैं। ठीक है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन ऑब्वियसली पीछे की तरफ लगेगा। अब नॉर्मल फोर्स के साथ क्या होता है, अब देखो, अगर इस पॉइंट के अबाउट बात करें तो फ्रिक्शन का टॉर्क तो क्या हो गया, 0 हो गया। फ्रिक्शन उसी पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, यानी फ्रिक्शन का टॉर्क 0। अब mg sin थीटा का टॉर्क कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और mg cos थीटा का टॉर्क कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो mg sin थीटा क्या कर रहा है, उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल फोर्स है, वैसे तो नॉर्मल फोर्स ऐसा एक्ट करना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे टॉपल करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जैसे जैसे टॉर्क ज्यादा होता है, उस टॉर्क को अपोज करने के लिए नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स शिफ्ट कर जाता है। और ज्यादा टॉर्क है तो नॉर्मल फोर्स और ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स कहां जा सकता है, मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स इस कॉर्नर तक जा सकता है। ठीक है, अब बॉडी के बाहर तो नहीं जा सकता है नॉर्मल फोर्स, ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, यानी कि टॉपलिंग के कंडीशन में नॉर्मल फोर्स मैक्सिमम जितना जा सकता है साइड में उतना चला जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मल फोर्स भी कहां से पास कर रहा है, नॉर्मल फोर्स भी इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। यानी कि फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो टॉर्क है वो हो जाता है 0, है कि नहीं। यानी कि किस टॉर्क की चिंता करनी है मुझे, सिर्फ mg sin थीटा और mg cos थीटा के टॉर्क की चिंता करनी है। यानी कि mg sin थीटा का टॉर्क अगर mg cos थीटा के टॉर्क से बड़ा हो गया तो टॉपलिंग हो जाएगी, करेक्ट। ऑलराइट, तो चलते निकालते हैं mg sin थीटा का टॉर्क। तो mg sin थीटा का टॉर्क के लिए जो मोमेंट आर्म होगा वो ये होगा h/2। देख लीजिए, टॉर्क कैलकुलेट करना आपको आता है, बहुत सिंपल सी चीज है। mg sin थीटा का मोमेंट आर्म हो जाएगा h/2, और mg cos थीटा का जो मोमेंट आर्म है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a/2। यानी कि टॉर्क लिखें तो ये हो जाएगा mg sin थीटा इंटू h/2 शुड बी ग्रेटर देन mg cos थीटा इंटू a/2। तो यहां से मेरे पास कंडीशन आएगा tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन a/h। tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन a/h, ये कंडीशन है टॉपलिंग का, करेक्ट। यानी कि बेस जितना बड़ा होगा, ए बड़ा मतलब क्या होता है, बेस जितना बड़ा होगा, बेस जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा एंगल पे टॉपलिंग होगी। यानी बेस जितना बड़ा टॉपलिंग की टेंडेंसी उतनी कम, हाइट जितनी बड़ी उतने छोटे एंगल पे टॉपल कर जाएगा। यानी कि हाइट जितनी बड़ी टॉपलिंग की टेंडेंसी उतनी ज्यादा। ठीक है, ये तो कॉमन नॉलेज है, ये तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा। ऑलराइट, तो अब क्या है, tan थीटा अगर म्यू से ज्यादा हो जाएगा तो स्लाइडिंग, tan थीटा a/h से ज्यादा हो जाएगा तो टॉपलिंग। अब tan थीटा क्या है, tan थीटा तो 0 से इंक्रीज हो रहा है। अगर म्यू पहले पहुंच गया, अगर वो म्यू को पहले पहुंच गया, यानी अगर म्यू इज लेस देन a/h, वो इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, वो म्यू का वैल्यू पहले रीच कर गया, यानी कि क्या, म्यू इज लेस देन a/h, तो क्या हो जाएगा, तो फिर स्लाइडिंग हो जाएगी बिफोर टॉपलिंग। लेकिन पहले अगर वो a/h को पहुंचा, यानी कि म्यू इज ग्रेटर देन a/h, तो tan थीटा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते a/h को पहले पहुंचा, यानी कि a/h म्यू से छोटा होगा, उस केस में क्या हो जाएगी, उस केस में टॉपलिंग हो जाएगी।
बिफोर स्लाइडिंग। करेक्ट। तो ये है कंडीशन, सिंपल सा कंडीशन है। इसको अगर चाहिए तो आप फटाफट नोट कीजिए, फिर ऑप्शंस देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, डन। यानी कि ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए और डी हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे। अगर म्यू बड़ा है ए बाई एच से तो पहले टॉपलिंग हो जाएगी, और अगर म्यू छोटा है ए बाई एच से तो पहले स्लाइडिंग हो जाएगी। करेक्ट, परफेक्ट। तो आंसर आ गया हमारा, कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। A uniform rod of length L and mass M is pivoted freely at one end and placed in vertical position. तो डायग्राम में क्लियरली समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। What is the angular acceleration of the rod when it is at an angle theta with the vertical? ठीक है, जब ये थीटा विद द वर्टिकल बना रहा है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें पता करना है। What is the tangential linear acceleration of the free end when rod is horizontal? तो रॉड एक टाइम पे हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा, उस टाइम पे हमें क्या निकालना है, उस टाइम पे हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है इसमें। आप फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। डन। आई होप ये हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जब ये रॉड थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल से, ठीक है, तो क्या बेसिकली करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या मुझे यूज करना है, मुझे यूज करना है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। करेक्ट। अब पॉइंट ये है कि टॉर्क किसके अबाउट कैलकुलेट करें, एंड मैंने पिछले सेशन में ये बात की थी, अगर एक ऑब्जेक्ट है जो प्योर रोटेशन कर रहा है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, तो उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकाल लीजिए। ठीक है, अगर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालिए, लेकिन अगर प्योर रोटेशन है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस तो कुछ सोचना ही नहीं है, उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकाल लीजिए। तो ये रहा हमारा फिक्स्ड एक्सिस। तो इस ओ एक्सिस के, जो एक्सिस ओ के थ्रू पास कर रहा है, उसके उसके अबाउट हमें टॉर्क निकाल लेना है। ठीक है, तो जो हिंज फोर्स लग रहा होगा वो तो इस पॉइंट से ही पास कर रहा है, इस एक्सिस से पास कर रहा है, यानी हिंज फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ mg। तो सिर्फ इस mg का टॉर्क निकाल लेना है। ठीक है, इस mg का टॉर्क निकालना कितना मुश्किल है, बहुत ही आसान है। तो ये एंगल थीटा है, तो इधर आ जाएगा अपने पास mg साइन थीटा, और इधर आ जाएगा अपने पास mg cos थीटा। अब इस mg को भूल जाते हैं। ठीक है, आप r को भी ब्रेक कर सकते थे कंपोनेंट्स में, मैंने mg को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, या तो r को ब्रेक कर लो परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट्स में, या mg को ब्रेक कर लो पैरेलल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, आपकी मर्जी। ठीक है, जिधर आपको जो आपको सुविधा लगे वो आप कर लो। यहां पे मैंने mg को ब्रेक कर दिया। तो अगर मैंने mg को ब्रेक कर दिया तो इसका मोमेंट आर्म कितना हो जाएगा, इसका मोमेंट आर्म हो जाएगा L/2, यानी कि टॉर्क हो जाएगा mg sin थीटा L/2। दिस शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब आई किसके अबाउट निकालना पड़ेगा, आई ओ के अबाउट निकालना पड़ेगा। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाला है उसी एक्सिस के अबाउट आई निकालना होगा। ये हो जाएगा ml²/3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। करेक्ट। तो यहां से m और m गया, एक l और एक l गया, यानी कि अल्फा आ गया 3g sin थीटा
डिवाइडेड बाई 2l, और ये हो गया हमारे अल्फा का वैल्यू। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम? बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन। डन, अल्फा आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है कि जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो इसका जो फ्री एंड है इसका एक्सेलरेशन निकालना है हमें। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा आर, और इस केस में आर क्या है? रेडियस क्या है? इस केस में रेडियस है सिंपली लेंथ ऑफ द रॉड। करेक्ट? तो ए निकालना है। ए क्या है? ए है सिंपली अल्फा एल। अब अल्फा का जो वैल्यू है वो हमने एज अ फंक्शन ऑफ थीटा ऑलरेडी निकाल लिया है, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कितना आया था? 3g sin थीटा अपॉन 2l, यही आया था ना? चेक करें, 3g sin थीटा अपॉन 2l। अब जब ये हॉरिजॉन्टल हो गया है रॉड तो ये एंगल थीटा कितना है? ये एंगल थीटा हो गया है 90 डिग्री, यानी कि ये बन जाएगा 3g अपॉन 2l। तो अब फटाफट इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अल्फा का वैल्यू 3g अपॉन 2l मल्टीप्लाइड बाई l, तो बचा कितना? 3g डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा 3g डिवाइडेड बाई 2। दैट्स इट। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा सॉल्यूशन, बट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ नोट करने की जरूरत है। आई एम श्योर कि ये क्वेश्चंस आपने समझ लिया होगा और मोस्ट लाइकली आपने इसको खुद से सॉल्व कर लिया होगा। ऑलराइट, तो अगर ये हो गया तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। A string is wound over a cylinder of mass m, radius r and moment of inertia I। ठीक है, इस सिलेंडर की बात हो रही है। मास m, रेडियस r, moment of inertia I। Then the string is wound over the pulley as shown in the figure. The system is released from rest and then determine the tension in the string। ठीक है, system is released from rest, tension in the string हमने कैलकुलेट करना है। Assume there is no slipping between the string and the pulley cylinder। ठीक है, कहीं पे भी कोई स्लिपिंग हमको अज्यूम नहीं करना है। तो हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के एरिया में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मैंने बताई थी? रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, वो आपने क्रैक कर लिया तो क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट उसको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या? तो ये जो हमारा सिलेंडर है या जो ये जो हमारी पुली है ये रोटेट करेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1, ये रोटेट करेगी। ये अगर रोटेट करेगी तो ऑब्वियसली ये थ्रेड फ्री होगा, यानी कि ये जो पॉइंट P है इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट P हो जाएगा अल्फा 1 इंटू R1, है कि नहीं? इस पॉइंट P का एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा 1 इंटू R1। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये नीचे आएगा, तो P जो पॉइंट है वो क्या हो रहा है? वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इसको बोल देते हैं Q, ये भी नीचे आएगा। ठीक है, और क्योंकि दोनों सिंपल एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ Q भी कितना हो जाएगा? अल्फा 1 R1। करेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो सिलेंडर है ये भी रोटेट करेगा। ठीक है, ये कैसा रोटेट करेगा? ये इस तरीके से रोटेट करेगा, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं अल्फा, यानी ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो यहां पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सिलेंडर है, जो नीचे वाला सिलेंडर है, ठीक है, उसके साथ क्या हो रहा है? वो नीचे भी आ रहा है, वो रोटेट भी कर रहा है।
तो ये मोशन कैसा है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन है, ठीक है। वो रोटेट तो कर ही रहा है बट वो नीचे भी आता जा रहा है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा उसके सेंटर का एक्सेलरेशन और उसके एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप को हम कैसे निकालें, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें सेंटर का एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड should be equal to acceleration of the center with respect to point Q, है कि नहीं, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट Q with respect to the ground, ठीक है। सिंपल रिलेशनशिप ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर विद रिस्पेक्ट टू Q प्लस एक्सेलरेशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अगर Q के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर मान लेते हैं कि Q स्टेशनरी होता, आप Q पे बैठ जाओ, Q स्टेशनरी होता तो लीनियर मोशन नहीं दिखता, क्या दिखता मुझे, सिर्फ रोटेशनल मोशन दिखता, ठीक है। अगर क्यू पे मैं बैठ गया तो क्यू का लीनियर मोशन दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, सिर्फ मुझे क्या दिखेगा कि ये क्यू है, ये फिक्स्ड है और ये रोटेट कर रहा है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। अगर वैसा होगा तो इस सेंटर का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा आर, है कि नहीं, यानी कि क्यू के रिस्पेक्ट में सेंटर का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, सिंपली अल्फा आर, है कि नहीं। और इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें हमें ऐड कर देना पड़ेगा एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या है, जो सेम है एक्सेलरेशन ऑफ पी, जो कि है अल्फा 1 r1, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा अल्फा 1 r1। ध्यान दीजिएगा कि दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अल्फा 1 r1 भी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो अल्फा आर है ये भी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो साइन का ध्यान रखना पड़ता, करेक्ट। यानी कि फाइनली हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ द लोअर सिलेंडर, नीचे जो सिलेंडर है उसका एक्सेलरेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और वो कितना है, अल्फा आर प्लस अल्फा 1 r1। और ये हमारा पहला इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद फोर्स का इक्वेशन लिखो, टॉर्क का इक्वेशन लिखो, सॉल्व कर दो। तो वो हम स्टार्ट कर देते हैं, या उससे पहले अगर आप इसको नोट करना चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ी देर यहां पे रुकता हूं, आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ऑलराइट, तो अब चलते हैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम पे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा कुछ ऐसा, ठीक है। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन था अल्फा 1, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन था अल्फा 2, और इसके सेंटर का एक्सेलरेशन था ए। और ये हमने पहले ही पता कर लिया था कि ए जो है वो है इक्वल टू अल्फा आर प्लस अल्फा 1 r1। ऑलराइट, अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फोर्स का इक्वेशन नीचे वाले सिलेंडर पे। तो फोर्स का इक्वेशन नीचे वाले सिलेंडर पे हो जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए, ठीक है। अब मैं नीचे वाले सिलेंडर के ऊपर टॉर्क का इक्वेशन लिख रहा हूं, किस पॉइंट के अबाउट, ऑब्वियसली मैं सेंटर के अबाउट लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है, और रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में सही काम क्या होता है, आप सेंटर के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखो, ठीक है। तो सेंटर के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी इंटू आर, एमजी का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये अल्फा 2 नहीं है, ये अल्फा है, ये हो गया आई इंटू अल्फा, ठीक है। अब सिमिलरली हम ये वाले सिलेंडर के ऊपर टॉर्क की इक्वेशन लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा टी इंटू आर, दिस इज इक्वल टू आई 1 इंटू अल्फा 1, है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम, ओके। तो इसको यहां पे से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, mg माइनस टी इज इक्वल टू m, और ये क्या है, अल्फा आर प्लस अल्फा 1 r1, ये हो जाएगा अल्फा आर प्लस अल्फा 1 r1, ए का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब मुझे एलिमिनेट क्या करना है, मुझे अल्फा और अल्फा 1 एलिमिनेट करना है, क्योंकि मुझे टेंशन चाहिए, ठीक है।
तो यहां से अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यहां से R1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो ये बन जाएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू m, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा टी आर डिवाइडेड बाई आई, और यहां इस r से मल्टीप्लाई होके ये r स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली अल्फा 1 का वैल्यू हो जाएगा टी आर, वो कुछ गड़बड़ की माने, ये R1 होना चाहिए, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी, इसके ऊपर टॉट लिख रहे हैं हम लोग। तो टेंशन तो T है लेकिन रेडियस जो है वो R1 है, इसलिए वहां पे R1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा TR1 डिवाइडेड बाई I1, और इस R1 से मल्टीप्लाई होके ये R स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट। ओके, अब क्या करते हैं, mg इज इक्वल टू इस टेंशन को उस साइड भेज देते हैं और टेंशन को कॉमन ले लेते हैं। तो टेंशन को अगर हमने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस एम आर वन स्क्वायर अपॉन आई वन, ये बचेगा। यानी कि अब क्या कर सकते हैं, अब इस m से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इस m से अगर दोनों साइड डिवाइड कर दें तो मेरे पास बचेगा g इज इक्वल टू t 1 अपॉन m प्लस आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस आर वन स्क्वायर अपॉन आई वन, ये बचेगा। यानी कि प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब टेंशन का वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा g डिवाइडेड बाई 1 बाई m प्लस आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई वन, ठीक है। ये आ जाएगा टेंशन का वैल्यू। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, कोई भी डायनामिक्स का प्रॉब्लम हो, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन भी हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप। ये निकल गया तो बाकी तो सिर्फ इक्वेशन सॉल्विंग है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो फटाफट इसको नोट करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलराइट, डन। तो ये आ गया हमारा आंसर, फटाफट ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि मैंने बताई इस क्वेश्चन में क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो वो हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटरमिन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F that may be applied to the plank of mass m for which the solid sphere does not slip as it begins to roll on the plank. रोल, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। The sphere has a mass capital M and radius capital R. The coefficient of static and kinetic friction between the sphere and the plank are mu s and mu k respectively. Alright, question clear है? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? तो ध्यान में रखिए कि रोलिंग हो रही है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। हमें निकालना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F ताकि रोलिंग होती रहे। क्लियर? ऑलराइट, तो अगर क्वेश्चन क्लियर है तो फटाफट इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं जिससे थोड़ा आइडिया लगेगा कि कौन कैसे रोटेट करेगा, है कि नहीं। ओके, अब ये जो मास स्मॉल m है, जो ट्रॉली है या जो कार्ट है, वो एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स द राइट, यानी कि स्फीयर के रिस्पेक्ट में वो राइट में जाने की कोशिश करेगा, यानी कि स्फीयर इस ट्रॉली पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, यानी कि इस स्फीयर के ऊपर आगे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, है कि नहीं। अब इस आगे के फोर्स फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, ये स्फीयर आगे भी जाएगा, है कि नहीं, और स्फीयर रोटेट भी करेगा। और रोटेट कैसे करेगा, रोटेट ऐसे करेगा। तो मान लेते हैं कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा और इसका एक्सेलरेशन है कैपिटल ए, और इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन है स्मॉल ए।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? यानी कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे करना है वो मुझे ए अल्फा और कैपिटल ए के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये निकाल लिया तो बाकी फोर्स और टॉर्क का इक्वेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो यहां पे कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ये रोल कर रहा है, ये प्योर रोलिंग हो रही है, रोलिंग विद स्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सोच सकते हैं क्या कि क्या रिलेशनशिप होना चाहिए ए अल्फा और कैपिटल ए के बीच में? क्या आप सोच सकते हैं? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पॉइंट जो है वो, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहां से क्या कंडीशन निकलता है? तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर ये जो ग्राउंड है वो अगर स्टेशनरी होता, अगर ये जो ग्राउंड है वो मूव नहीं कर रहा होता, ग्राउंड अगर स्टेशनरी का होता और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा और इसका एक्सेलरेशन है ए, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा अल्फा इंटू आर। ठीक है, ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, सेंटर पे बैठ जाएंगे तो एक्सेलरेशन किधर होगा? अल्फा आर होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और अगर स्लिपिंग नहीं होनी है, इसका मतलब क्या है कि जो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का एक्सेलरेशन है, ग्राउंड का एक्सेलरेशन भी वही होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी है, इसका मतलब क्या है? दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, और दोनों रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का और जो ग्राउंड है, जो नीचे सरफेस है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो नीचे जो सरफेस होता है उसका एक्सेलरेशन क्या है इस केस में? उसका एक्सेलरेशन है 0, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि a माइनस अल्फा आर, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन का ध्यान में रख के a माइनस अल्फा आर 0 हो जाना चाहिए, यानी कि a इज इक्वल टू अल्फा आर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम रोलिंग की बात करते हैं हम आंख बंद करके a इज इक्वल टू अल्फा आर लगा देते हैं। ठीक है, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इस रिजल्ट को। ठीक है, और सिमिलरली v इज इक्वल टू ओमेगा आर लगा लेते हैं और इस रिजल्ट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। रोलिंग हो रही है तो ऐसा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि इस सिचुएशन में ग्राउंड जो है वो रेस्ट पे था, बट इस सिचुएशन में जो ट्रॉली है जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है वो रेस्ट पे तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो इस ट्रॉली के एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है बात? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? ट्रॉली के एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। करेक्ट? ठीक है, तो हम निकालते हैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना? अल्फा आर, और सेंटर का एक्सेलरेशन कितना? सेंटर का एक्सेलरेशन कैपिटल ए, दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कितना हो गया? कैपिटल ए प्लस अल्फा आर। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये होना चाहिए इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द सरफेस बिलो इट जिस पे स्लिपिंग नहीं होनी है, यानी कि ट्रॉली का एक्सेलरेशन हो जाएगा कैपिटल ए प्लस अल्फा आर, और ये है अपना रिलेशनशिप जो मुझे चाहिए था। करेक्ट? ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इसके बाद बस इक्वेशन सॉल्विंग है जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये क्लियर है तो फटाफट इसको नोट कीजिए, एक बार फिर रिवाइज कीजिए जैसा करना है, स्पेंड सम टाइम ऑन इट ताकि आपको ये एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पे आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, डन। यानी कि अब कैलकुलेशन करते हैं। तो ये फ्रिक्शन इधर, ये फ्रिक्शन इधर, ये अल्फा, ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए। तो सबसे पहले फोर्स इक्वेशन लिखता हूं ट्रॉली के ऊपर। तो ये हो जाएगा F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन मैं किसके लिए लिखूं? दूसरा फोर्स इक्वेशन मैं लिख रहा हूं स्फीयर के लिए। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स है फ्रिक्शन, वो हो जाएगा कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन। और इस सॉलिड स्फीयर के लिए मैं लिख रहा हूं टॉर्क का इक्वेशन। ठीक है, तो टॉर्क का इक्वेशन मैं किसके अबाउट लिख रहा हूं? सेंटर के अबाउट लिख रहा हूं।
तो टॉर्क का इक्वेशन अगर मैं सेंटर के अबाउट लिख रहा हूं तो फ्रिक्शन, सिर्फ एक फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लगेगा, क्योंकि mg और नॉर्मल तो सेंटर के थ्रू ही पास करेंगे। तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क हो जाएगा वो हो जाएगा F इंटू आर, और ये हो जाएगा I, यानी कि 2/5 mr² मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। ठीक है, तो यहां से ये r और ये r गया, तो इसको क्या लेते हैं इक्वेशन 1, इसको क्या लेते हैं, नहीं इसको क्या लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हम निकाल चुके हैं, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 3, और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस अल्फा आर, यह है इक्वेशन 1 जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो क्या अब सॉल्व करना है, तो अब बेसिकली मुझे क्या निकालना है, और अब समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल F का क्या मतलब है। ठीक है, तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जितने ज्यादा फोर्स से स्मॉल m को खींचेंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा फ्रिक्शन एक्ट करेगा उतना ज्यादा अल्फा होगा, ठीक है, और उतना ज्यादा कैपिटल A होगा। तो रोलिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन जितना ज्यादा, ऑब्वियसली वो उतना ज्यादा सपोर्ट करेगा रोलिंग को। फ्रिक्शन क्या करता है, रोलिंग को सपोर्ट करता है, तो फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा वो रोलिंग को सपोर्ट करेगा। लेकिन फ्रिक्शन का क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है, फ्रिक्शन उस लिमिटिंग वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता है। करेक्ट, यानी कि फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाए कि फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू को पहुंच जाए, तो क्या होगा, तो रोलिंग का लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम उसी फ्रिक्शन तक वो ऑब्जेक्ट या जो स्फीयर है वो रोल कर सकता है। उसके आगे अगर हमने फोर्स बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, रोलिंग प्लस स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो फॉर्मल तरीका क्या होगा, फॉर्मल तरीका होगा कि हम फ्रिक्शन निकाल लें एफ के टर्म्स में, ठीक है, और बोल दें कि फ्रिक्शन निकाल लें एफ के टर्म्स में, एफ समथिंग आ जाएगा, और ये होता है लेस देन इक्वल टू म्यू एन, और इस केस में ये हो जाएगा म्यू एम जी। ठीक है, ऐसा करना, अगर फॉर्मली इसको सॉल्व करना है तो ऐसे करेंगे तो अच्छा दिखेगा, सिस्टमैटिक दिखेगा, सुंदर दिखेगा। बट थोड़े स्मार्ट हम लोग हो गए हैं, तो हमें पता है कि कैपिटल एफ का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है कि इन दो इक्वेशंस को मैं देख रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं, जो कैपिटल ए का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा स्मॉल एफ अपॉन कैपिटल एम, और यहां से जो अल्फा आर का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5f अपॉन 2m। करेक्ट, सॉरी, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली मैं किसको ऐड कर रहा हूं, मैं a प्लस अल्फा आर को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, कैपिटल ए कितना हो जाएगा, f अपॉन कैपिटल एम, अल्फा आर कितना हो जाएगा 5f अपॉन 2m, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, कैपिटल ए प्लस अल्फा आर, कैपिटल ए प्लस अल्फा आर। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन है ये कितना है, कैपिटल ए प्लस अल्फा आर, यानी ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ माइनस स्मॉल एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। ठीक है, यानी कि एक बार में ही दो वेरिएबल्स हमने एलिमिनेट कर दिए। करेक्ट, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमें क्या निकालना है, हमें कैपिटल एफ निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन एम इज इक्वल टू, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो मेरे पास बचेगा 7f अपॉन 2 कैपिटल एम। ठीक है, अब ये याद रखते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड में इसका फाइनल कैलकुलेशन कर देते हैं। तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन एम इज इक्वल टू 7f अपॉन 2 कैपिटल एम। यही था ना इक्वेशन, ठीक है, ओके। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू 7/2f अपॉन कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एफ, यानी कि f का वैल्यू आ जाएगा f 7m अपॉन 2 कैपिटल m प्लस 1। करेक्ट, अब f मैक्स कब होगा, f मैक्स तब होगा जब फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू कैपिटल mg हो जाए, है कि नहीं, फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, और मैं ऑब्वियसली इसको म्यू s लिखूंगा क्योंकि फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा म्यू s mg। तो f मैक्स कब मिलेगा मुझे, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा,
तो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू एस कैपिटल एम जी 7m/2 कैपिटल M प्लस 1। इस कैपिटल M को अंदर भेज देते हैं, तो अगर कैपिटल M को अंदर भेज दिया हमने तो मुझे मिलेगा म्यू एस इंटू जी कैपिटल M प्लस 7 स्मॉल m/2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। करेक्ट, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ एक ही चीज ट्रिकी है या एक ही चीज कॉन्सेप्चुअल है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशंस एंड एंगुलर एक्सेलरेशंस, रोलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके। ठीक है, यहां पे डिफरेंस क्या है, जो सरफेस जिसके ऊपर वो रोल कर रहा है वो भी मूविंग है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सरफेस बिलो इट, उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए या उन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार a इज इक्वल टू अल्फा आर मिले, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कब, जब सरफेस आपका मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये सॉल्व कर लिया, हमारा वैल्यू ऑफ कैपिटल F आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो मैं इस क्वेश्चन पे ज्यादा वेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपने ये पार्ट ऑलरेडी नोट कर लिया है। इसके बाद इक्वेशन लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ व्हील ऑफ रेडियस आर रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर बीइंग v. At a certain instant, the point of contact of the wheel with the ground is capital M, and N is the highest point on the wheel, diametrically opposite to capital M. The incorrect statement is, ठीक है, incorrect statement की बात करनी है। Statements क्या क्या है? The velocity of any point P of the wheel is proportional to MP. MP मतलब distance MP. ठीक है, points of the wheel moving with the velocity greater than V form large area of the wheel than the points moving with velocity less than v. ठीक है, the point of contact of capital M is instantaneously at rest. The velocities of any two parts of the wheel which are equidistant from the center are equal. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स हैं, एक एक करके स्टेटमेंट्स पिक कीजिए और सोचिए कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। ठीक है, तो एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है, जो ग्राउंड है वो स्टेशनरी है, तो अपने को इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि ग्राउंड स्टेशनरी है या नहीं है, तो ग्राउंड जो है वो स्टेशनरी है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर इसकी वेलोसिटी v है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, देन v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी निकालें तो सेंटर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी, ओमेगा आर, और वेलोसिटी ऑफ द सेंटर कितना, v, यानी कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, v माइनस ओमेगा आर, है कि नहीं? इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है v माइनस ओमेगा आर। अगर ये स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि जो सरफेस नीचे है वो भी तो रेस्ट पे है। तो जो भी सरफेस की वेलोसिटी है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी वही होनी चाहिए, ताकि रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो। अगर सरफेस रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी रेस्ट पे रहेगा, यानी कि v माइनस ओमेगा आर हो जाता है 0, और वहां से ये कंडीशन आता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, यानी कि एक बात तो पक्की है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, वो एट रेस्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो एट रेस्ट है। क्लियर? ओके, अब एक और चीज पे ध्यान देते हैं कि ये जो सेंटर इसकी वेलोसिटी v है, ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी, इसको क्या लेते हैं, पॉइंट p। पॉइंट p का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी है, सोच के बताइए। ठीक है, तो सेंटर की रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी, ओमेगा आर,
प्लस सेंटर की वेलोसिटी कितनी v। सो रिलेशनशिप, रिलेटिव वेलोसिटी का रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर प्लस वेलोसिटी ऑफ द सेंटर, तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा आर प्लस वी, ओमेगा आर का वैल्यू कितना v, तो इसका वैल्यू कितना 2v। अब इस लाइन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो अपने को देखने को मिल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये रेस्ट पे है, हाफ वे जाते हैं तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, और हाफ वे जाते हैं तो इसकी वेलोसिटी 2v हो जाती है। ठीक है, अब इसको कंपेयर कीजिए कि ये एक रॉड है जो यहां पे क्लैम्प्ड है, कहां पे क्लैम्प्ड है, यहां पे क्लैम्प्ड है। तो इसको कंपेयर कीजिए एक रॉड से जो यहां पे क्लैम्प्ड है, तो क्या ये रॉड प्योर रोटेशन नहीं कर रहा है क्या? सोच के बताइए, क्या ये रोटेशन, इस स्फीयर को, इस सर्कल को भूल जाइए, ठीक है, इस राउंड ऑब्जेक्ट को भूल जाइए, सिर्फ यहां पे देखिए कि अगर l/2 पे वेलोसिटी v है तो फर्दर l/2 जो आते हैं तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 2v हो जाती है कि नहीं? तो ये कितना है, ये है ओमेगा l/2, और ये कितना है, ये है ओमेगा l, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बेसिकली ये क्या पता चल रहा है मुझे कि अगर ये एक रॉड होता जो यहाँ पे क्लैम्प्ड है, तो जो इनकी वेलोसिटीज है वो मुझे बता रही हैं कि ये प्योर रोटेशन में होती, और किस एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, है कि नहीं? ये प्योर रोटेशन कर रहा होता ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, करेक्ट? यानी कि अब इस स्फीयर को देखें तो क्या हो रहा है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। यानी कि ये जो स्फीयर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या है, व्हील है, चलो सर्कल, रिंग है, ठीक है, ये जो व्हील है ये भी क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो प्योर रोटेशन भी कर रहा है अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? यानी कि इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, या तो प्योर रोलिंग के हिसाब से इमेजिन कर सकते हैं, या फिर हम प्योर रोटेशन के हिसाब से इमेजिन कर सकते हैं अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा पॉइंट है, हमारे पास ये पॉइंट है m, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आप सिंपली इसको जोड़ दो। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये रोटेट कर रहा है विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये रोटेट कर रहा है विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ m कितना हो जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है mp, और ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द रिम, velocity of any point on the rim will be proportional to the distance from the lowermost point, है कि नहीं? क्लियर है चीज? यानी कि पॉइंट ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो मेरा करेक्ट आंसर नहीं है बट वो करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं? सो द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट पी ऑफ द व्हील इज प्रोपोर्शनल टू एम पी। वो उल्टा कर दिया मैंने यार, ये एम था, वैसे फर्क नहीं पड़ता, हमारी कॉन्सेप्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट था पी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, इसको फिर से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो एक बार कुछ टाइम इस पे स्पेंड कीजिए, फिर बाकी ऑप्शंस को देखते हैं।